प्रभाशंकर NMMS मंथन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, गणित की बेहतर समझ के लिए संख्या का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। बहुत सारे बच्चों को ये समस्या होती है कि उन्हें संख्या का सिस्टमेटिक क्रम ही नहीं पता होता है, जिसकी वजह से उन्हें आगे चल कर के बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो संख्या की एक बेहतर समझ विकसित हो, इसके लिए आप अपने YouTube चैनल NMMS मंथन को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको जितने भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले प्राप्त होता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ध्यान दें, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या के विकास के क्रम में जो सबसे पहला नंबर था वो है प्राकृतिक संख्या। इसे प्राकृतिक संख्या क्यों कहा जाता है? चूँकि हम इसे प्रकृति से, नेचर से सीखे हैं, इसलिए इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे हम कभी भी शुरुआत करते हैं तो 1 से शुरुआत करते हैं, गिनना होता है तो 1 से शुरुआत करते हैं। ठीक है, बच्चे स्कूल में आ रहे हैं तो काउंटिंग कराना है तो 1 से शुरुआत कर रहे हैं। कुछ भी गिनना होता है तो हम कहाँ से शुरुआत करते हैं? 1 से शुरुआत करते हैं। तो ये चीज़ें प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं, इसलिए इसे नेचुरल नंबर नाम दिया गया। तो प्राकृतिक संख्या क्या हो गया? गिनती की संख्या हो गई। प्राकृतिक संख्या क्या हो गया? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका पहला अक्षर n है, इसलिए इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं। और कोई भी नंबर करली ब्रैकेट में लिखा जाता है, यानी कि मझले ब्रैकेट में रखा जाता है। तो प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 अप टू डॉट डॉट। इसके बाद आवश्यकता महसूस की गई कि जैसे 9 तक हम संख्या को लिखें, जब हमें 10 लिखना हुआ तो समस्या आ गई। 10 के लिए एक सिंबल यूज़ किया जाता था, 20 के लिए कोई सिंबल यूज़ किया जाता था, यानी संख्या लिखना कठिन था, आसान नहीं था। तो भारत में खोज होता है शून्य का। आर्यभट्ट के द्वारा सबसे पहले 0 को इंट्रोड्यूस किया गया। शून्य क्या है, पहले हम इसको बता दें। शून्य एक ऐसा नंबर है जिसका आदि और अंत, ध्यान दें, जहाँ से ये शुरू हुआ है और वहीं पे आगे ख़त्म हो गया है। एक ऐसा नंबर जिसका शुरुआत और अंतिम दोनों एक ही हो, उसे कहते हैं शून्य। इसी शून्य पर स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में पूरा भाषण दिया था और उन्होंने अपने भाषण के दौरान शून्य के महत्व को बताया था। इसे अध्यात्म से जोड़ दिया था शून्य को। शून्य की जो स्थिति होती है वो अगर हम अध्यात्म की बात करें तो यह एक ऐसी स्थिति होती है जिससे मानव जीवन सांसारिक जीवन चक्र से अपने आप को अलग कर पाता है। तो बस उसी से इन्होंने कनेक्ट किया था शून्य को। और सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? आर्यभट्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। यह एक ऐसा नंबर है जिसे कंप्यूटर भी समझता है, यानी कंप्यूटर की अगर हम बात करें, जिसे नहीं इसे ही समझता है। 0 और 1 यही 2 डिजिट से ही वो सारे नंबर्स का कैलकुलेशन करता है। तो आप शून्य के महत्व को यहाँ से भी जान सकते हैं। ये भारत की बहुत बड़ी देन थी पूरे विश्व को। तो शून्य एक साधारण नंबर नहीं है। जैसे ही शून्य इंट्रोड्यूस हुआ वैसे ही हमें माने कि हमारा जो नंबर था वो पूर्ण हो गया। अब हम बहुत आसानी से 10 लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, या नंबर सिस्टम का विकास हो गया। तो इस तरह से शून्य की खोज होते ही हमारा जो नंबर सिस्टम था ये पूर्ण हो गया। तो दूसरा जो नंबर है वो है पूर्ण संख्या। दूसरा नंबर क्या है? पूर्ण संख्या। अब नंबर सिस्टम चूंकि पूर्ण हो चुका है, इसे होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। होल मीन्स होता है पूर्ण नंबर, पूर्ण संख्या। तो जो दूसरा नंबर आया वो पूर्ण संख्या। इसमें कौन सा नंबर ऐड हो गया? तो चूंकि ये W है तो इसलिए इसे W से लिखा जाएगा। पूरा प्राकृतिक संख्या है, बस इसमें एक नंबर केवल ऐड हो जाएगा, 0, और बाकी पूरा का पूरा प्राकृतिक नंबर, प्राकृतिक संख्या। यानी कि 0, 0 विथ नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या के साथ 0 को सिर्फ लगा दें तो ये हो गया पूर्ण संख्या। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, 0 एक्स्ट्रा हो गया। प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जहाँ तक गिन सकते हैं, गिनती की संख्याएं सब प्राकृतिक संख्या हैं। तो 0 1 2 3 जहाँ तक आप काउंट कर पाएँ, तो इसे हम क्या कहें? पूर्ण संख्या कहा गया। अब आवश्यकता महसूस हुई एक तीसरे नंबर की। जैसे मैथमेटिक्स में ऐसे प्रॉब्लम्स आने लगे कि x + 3 = 0, देन x = x का मान क्या होगा? तो ऐसे प्रॉब्लम
जब मैथमेटिक्स में आए तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं था। इसका सोल्यूशन इसलिए नहीं था क्योंकि x + 3 = 0, तो x = क्या, यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसा यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था जो x की वैल्यू दे दे। x का ऐसा कोई भी मान नहीं था जिसे 3 में जोड़ा जाए और 0 मिल जाए। तो एक कॉन्सेप्ट आया पूर्णांक का। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक एक ऐसा नंबर होता है जिसमें सभी धन पूर्ण संख्याएं, शून्य और ऋण पूर्ण संख्याएं, मतलब धन पूर्ण संख्याएं और ऋण पूर्ण संख्याएं जीरो के साथ, ये पूर्णांक है। ठीक, तो जब पूर्णांक का कॉन्सेप्ट आया तब हम इस तरह के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाए। फिर हमें बताएं कि x = -3। अभी हम x = -3 कहने की स्थिति में नहीं थे जब तक सिर्फ 2 नंबर था। जब तीसरा नंबर इंट्रोड्यूस हुआ जिसे कहा गया पूर्णांक, इसे इंटीजर कहते हैं, तब जाकर के हम ऐसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाए। पूर्णांक क्या होता है? इसका चूंकि पहला अक्षर i है इसलिए इसे i से रिप्रेजेंट करिए। पूर्णांक क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसमें सभी धन पूर्ण संख्याएं, धन पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5। तो धन पूर्ण संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 जहां तक आप गिन सकते हैं। ठीक, शून्य, शून्य को अलग से आप इंट्रोड्यूस करें हमेशा, शून्य। और ऋण पूर्ण संख्याएं, मतलब पूर्ण संख्या होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए। -1 -2 -3 -4, इस तरह से। तो ये हो गया पूर्णांक। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे निगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट आ चुका है, ऋणात्मक संख्या का कॉन्सेप्ट पूर्णांक के द्वारा आ चुका है। तो जब ऋणात्मक संख्या का कॉन्सेप्ट आ गया तब जाकर के इस तरह के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे मिला। अब x की जगह पे -3 करेंगे और ये +3 करेंगे तब जाकर के ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इंट्रोड्यूस होता है तीसरा नंबर पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसमें सभी धन पूर्ण संख्याएं, सभी ऋण पूर्ण संख्याएं और शून्य हो, उसे कहते हैं पूर्णांक। तो अभी तक हमने 3 नंबर बताया। पूर्णांक की ये विशेषता होती है, आप देखिए जैसे 4 है, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0। अब 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -4 उससे छोटा। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ऋणात्मक संख्या में जो मान बड़ा है वो सबसे छोटा होता चला जा रहा है। -4 से छोटा -5। अब आप यूं कहें कि -5 से बड़ा -4, -4 से बड़ा -3, -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1, -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4। तो ये क्रम भी आप समझें। जैसे अगर कहीं पे लिखा रहे -10 और बॉक्स बना दिया जाए और -15, तो कौन बड़ा है? तो जब आप यहाँ बड़ा की बात करेंगे तो -10 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अब आप ये चीज़ें, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दें बच्चों को, ताकि बच्चे आसानी से इस चीज़ को समझ पाएँ कि कौन सा नंबर ऋणात्मक में कौन सा नंबर बड़ा होता है। तो ऋणात्मक में जो संख्या बड़ी लगती है वो उतनी ही छोटी होती चली जाती है, क्योंकि वो 0 से उतना ही दूर जाएगी। ठीक है, वो उतना ही छोटा होता जाएगा। और इधर कोई संख्या 0 से जितना दूर जाएगी वो उतना बड़ा हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है पूर्णांक का। इसे आप संख्या रेखा पे भी दर्शा सकते हैं और ऐसे ही आप दर्शाएंगे, सेम यही चीज़। यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ -1 -2 -3 -4 यही सारे नंबर्स यहाँ आ जाएंगे। तो आप इसे संख्या रेखा पे भी बहुत आसानी से दर्शा करके छोटा बड़ा आप यहाँ पे पूर्णांकों का बता सकते हैं। अब जो है इन तीनों नंबर्स को हम ऐसे समझें। देखिए सबसे पहला जो नंबर खोजा गया वो था प्राकृतिक संख्या, जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर में क्या है? जितनी गिनती की संख्याएं हैं। जो दूसरा नंबर इंट्रोड्यूस हुआ वो है होल नंबर, पूर्ण संख्या। अब इसमें होल नंबर में क्या आ गया? 0 आ गया और नेचुरल नंबर आ गया, यानी कि 0 नेचुरल नंबर में क्या है? 1 2 3 और होल नंबर में क्या है? 0 1 2 3। तीसरा जो नंबर खोजा गया उसमें क्या आ गया? उसमें आ गया इंटीजर i,
इसमें कैसे नंबर्स आ गए, निगेटिव नंबर्स आ गए, 0 आ गया, और पॉजिटिव नंबर्स जितने ऋणात्मक संख्याएं हैं, आप ये कहें ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं और धनात्मक पूर्ण संख्याएं, तो जितने निगेटिव होल नंबर्स हैं, पॉजिटिव होल नंबर्स हैं और 0 यानी कि ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और शून्य हो, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे इसकी मदद से कि ये सबसे छोटा सेट है प्राकृतिक संख्या, उससे बड़ा सेट क्या हो गया, पूर्ण संख्या, उससे बड़ा सेट क्या हो गया, उससे बड़ा सेट हो गया पूर्णांक। अब जो है जो चौथा नंबर इंट्रोड्यूस हुआ वो है परिमेय संख्या। चौथा नंबर क्या है, परिमेय संख्या। क्या जरूरत पड़ी परिमेय संख्या की, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है परिमेय संख्या। ध्यान दें, अगर हम परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। जैसे जब गणित में ऐसे प्रॉब्लम आने लगे 2x - 3 = 0, तो आप ध्यान से देखें 2x = -3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो x अब देखिए 2 और x के बीच में गुणे का चिन्ह है, 2 यहाँ जाएगा तो 3/2। अब 3/2 किसी भी नंबर में नहीं था, न तो प्राकृतिक संख्या में था, न तो पूर्ण संख्या में था, न तो पूर्णांक में था, इंटीजर में था। तो ऐसे नंबर्स कहाँ मिलेंगे, तो ऐसे नंबर्स या इस तरह के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे किया जाए, तो आवश्यकता महसूस हुई एक और नंबर की। उस नंबर को कहा गया परिमेय संख्या, यानी एक ऐसा नंबर जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जाए, यानी कि 3/2 है तो इसे P/Q के फॉर्म में लिखा जाए, जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, मतलब P और Q बिलोंग्स टू इंटीजर, P और Q पूर्णांक हो। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है PQ क्या हो, पूर्णांक हो। एक कंडीशन और इसमें आ गई, Q का मान 0 न हो। ये 3 कंडीशन जो भी फुलफिल कर दे वो हो जाएगा परिमेय संख्या। यानी कि अभी तक जितने भी नंबर्स हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे अगर हम 3 की बात करें तो 3/1 लिखा जा सकता है, इसे भी P/Q के रूप में लिख दिया गया, Q ≠ 0 हो गया, P और Q पूर्णांक हैं, P और Q क्या है, पूर्णांक भी हैं। पूर्णांक कहने का मतलब इसमें देखिए पॉजिटिव नंबर्स हैं तो ये इसमें आएंगे ही आएंगे। तो इस तरह से प्राकृतिक संख्या में जितने भी नंबर्स हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे, सब के सब परिमेय संख्या हो जाएंगे। पूर्ण संख्या में जितने नंबर्स हैं परिमेय संख्या हो जाएंगे, इंटीजर में जितने नंबर्स हैं परिमेय संख्या हो जाएंगे। अब परिमेय संख्या होता क्या है इसको देखा जाए। परिमेय संख्या, खूब ध्यान से बात को समझिएगा। परिमेय संख्या जो है एक ऐसा नंबर जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जाए, इसे Q से डिनोट किया जाता है। Q एक ऐसा नंबर जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जाए, Q ≠ 0 और P व Q क्या हो, पूर्णांक हो। बस इतनी सी बात है। 3 कंडीशन हम तीनों लिख दिए, P/Q के रूप में लिखा जाए, PQ पूर्णांक हो, Q 0 न हो। ये 3 कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो अगला जो नंबर है वो है परिमेय संख्या। अगला नंबर क्या हो जाएगा, इसे Q से डिनोट किया गया, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, Q ≠ 0, P व Q क्या हो, इंटीजर हो, P व Q बिलोंग्स टू इंटीजर I। बस 3 कंडीशन फुलफिल करा दीजिए जितने भी नंबर्स हैं। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे क्या कहा जाए, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे 1/2, 3/4, -2/4, -5/9, इस तरह के जितने भी नंबर्स आएंगे सब के सब क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएंगे। अब आप एक चीज़ और ध्यान दें, भिन्न और परिमेय संख्या में क्या अंतर है। भिन्न व परिमेय संख्या में अंतर, क्या अंतर है भिन्न और परिमेय संख्या में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये भी P/Q के ही रूप में होता है, ये ऐसा भिन्न के ही फॉर्म में होता है, तो क्यों ना हम इसे केवल भिन्न ही कह दें। लेकिन हम इसे सिर्फ भिन्न नहीं कह सकते हैं। भिन्न जो होता है ये परिमेय संख्या तो होता ही है, भिन्न भी P/Q के फॉर्म में होता है, लेकिन ये धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, सिर्फ धनात्मक होता है। लेकिन जब हम परिमेय संख्या की बात करते हैं
तो परिमेय संख्या जो होता है ये पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। तो जो पॉजिटिव होता है वो भिन्न कह सकते हैं, लेकिन जो निगेटिव होता है वो भिन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि भिन्न ऋणात्मक कॉन्सेप्ट भिन्न में का है ही नहीं। भिन्न का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ धनात्मक संख्याओं के लिए है। तो भिन्न जो है पॉजिटिव परिमेय संख्याएं, धनात्मक परिमेय संख्याएं भिन्न कहलाती हैं, जबकि परिमेय संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों कॉन्सेप्ट हैं। इसका मतलब परिमेय संख्या बड़ा कॉन्सेप्ट है और भिन्न उसका एक छोटा भाग है। जैसे ये परिमेय संख्या है तो इसी में एक छोटा भाग है भिन्न। आप ऐसे समझें, परिमेय संख्या को दो भाग में बांट दें, पॉजिटिव और निगेटिव। तो जो पॉजिटिव भाग है वो भिन्न है, मतलब भिन्न जो है वो छोटा भाग है। अब आप समझें, देखिए ये सिर्फ भिन्न है, लेकिन परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या पूरा है। अब आप हमें बताएं, परिमेय संख्या बड़ा कॉन्सेप्ट है कि भिन्न बड़ा कॉन्सेप्ट है? तो यहाँ से आप इस फिगर को देख करके बता पाएंगे, परिमेय संख्या पूरा वृत्त अगर है तो इसका आधा भिन्न होगा, यानी आधा धनात्मक संख्या आधा ऋणात्मक संख्या अगर हम मानते हैं तो भिन्न सिर्फ धनात्मक संख्याएं हो जाएंगी। तो अब आपको अगर अंतर बताना रहे तो आप बहुत आसानी से बता लेंगे कि भिन्न ऐसी परिमेय संख्या होती हैं जो सिर्फ धनात्मक परिमेय होती हैं, यानी कि जो धनात्मक परिमेय संख्या होती हैं सिर्फ वही भिन्न हो सकती हैं, जबकि परिमेय संख्या धनात्मक भी होता है ऋणात्मक भी होता है। तो इस तरह से भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर भी आप कर पा रहे होंगे। ठीक, अब परिमेय संख्या के दो फॉर्म हैं, परिमेय संख्या के भी दो फॉर्म हैं। जैसे एक, इसे अगर हम दशमलव में बदलें तो इसे दो रूप में बदला जा सकता है। परिमेय संख्या को दशमलव में बदलिए तो दो तरह की संख्याएं आपको मिलेंगी। एक है शांत और दूसरा है अशांत। शांत परिमेय संख्या और अशांत परिमेय संख्या। क्या होता है शांत परिमेय संख्या और क्या होता है अशांत परिमेय संख्या? तो जब आप परिमेय संख्या का दशमलव रूप लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि शांत परिमेय संख्या क्या होता है और अशांत परिमेय संख्या क्या होता है। बस हम आपको यहाँ पे ऐसे बता दें कि जिस परिमेय संख्या का हर 2 या 5 का गुणनखंड वो हो जाएगा शांत, और जिसका हर 2, 5 का गुणनखंड न हो वो हो जाएगा अशांत। जैसे 1/3, तो ये देखिए 2, 5 नहीं हुआ तो ये हो जाएगा अशांत। 1/6 को हम लिख सकते हैं 1/2 गुणे 3, तो 2 और 5 नहीं है। लेकिन शांत की बात करें 1/2, इसका मान अगर निकालेंगे तो 0.5 आ जाएगा। 1/20, तो इसको लिखा जा सकता है 2 गुणे 5। तो देखिए इसका जो हर है वो सिर्फ 2 और 5 से बना है, तो ये हो जाएगा शांत। तो आप अगर यहाँ पे भाग दे के देखेंगे तो ये शांत परिमेय संख्या आ जाएगी, यानी कि दशमलव के एक निश्चित मान के बाद जो अंक होता है उसका वो रिपीट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, जैसे 1/3 है ना, तो 0.3333 ये रिपीट करता जाएगा। इस वजह से ये हो जाएगा अशांत और ये हो जाएगा शांत। तो शांत और अशांत दशमलव परिमेय संख्या बस ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि हर अगर 2 और 5 का गुणनखंड है, आप हर का गुणनखंड कर लीजिए। अगर सिर्फ 2 और 5 आए, या तो सिर्फ 2 आए या तो सिर्फ 5 आए या तो दोनों आ जाए, तो भी ये शांत हो जाएगा। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी तीसरा नंबर अगर उसमें चला गया तो वो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करना होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 और 5 आ जाए तो वो हो जाएगा शांत, और 2 और 5 नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो कितना अच्छा है ये कॉन्सेप्ट आपको परिमेय संख्या को समझने के लिए। ठीक है, बाकी दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या का एक अलग से हम टॉपिक बनाएंगे जिसमें हम पूरा डिटेल परिमेय संख्या आप लोगों को उसमें बताएंगे। अब इसके बाद एक और नंबर इंट्रोड्यूस होता है जो लास्ट है, 6वां नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में देखिए एक परिमेय संख्या तो आएगा ही आएगा,
इसके साथ साथ अपरिमेय संख्या आ जाएगा। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को अगर हम मिला दें तो एक लास्ट नंबर जो है वो बन के आता है, उसे कहते हैं वास्तविक संख्या या रियल नंबर। तो लास्ट वाला जो नंबर है वो रियल नंबर है, इसे आप पूरा कर लें। रियल नंबर में दो तरह के नंबर आते हैं, परिमेय तो रहेगा ही रहेगा, अपरिमेय 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 बढ़ जाएगा, परिमेय तो रहेगा ही, हर नीचे वाला नंबर पहले वाले में सम्मिलित हो जाएगा ऊपर वाले में। जैसे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में सम्मिलित हो गया, तो पूर्ण संख्या बड़ा कॉन्सेप्ट है, प्राकृतिक संख्या छोटा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या है और पूर्ण संख्या इंटीजर में है, पूर्णांक में है, पूर्ण संख्या पूर्णांक में है, तो ये इसका छोटा सेट हो जाएगा होल नंबर और ये बड़ा सेट हो जाएगा। और पूर्णांक जो है परिमेय संख्या होता है, क्योंकि जितने पूर्णांक है सबके बटे एक कर देंगे तो परिमेय संख्या बन जाएगा। तो परिमेय संख्या में और भी नंबर आते हैं तो इसलिए बड़ा हो गया, और इसमें अपरिमेय तो रहेगा ही प्लस अपरिमेय भी आ जाएगा, इसे कहते हैं वास्तविक नंबर। तो इस तरह से कुल 6 नंबर हमने आपको बता दिया। यही 6 नंबर हैं पूरी गणित को सीखने के लिए, समझने के लिए। अच्छा, अपरिमेय में कैसी संख्याएं आती हैं इसको देखा जाए। अपरिमेय में जो संख्या आती है जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3। अच्छा, आपका जो पाई है जिसे हम 22/7 कहते हैं, लगभग 22/7 के मान के बराबर होता है, पाई भी अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों को जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा वास्तविक संख्या। तो लास्ट वाला जो नंबर है ये वास्तविक संख्या का नंबर है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अब ये 6 नंबर आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। कुछ और नंबर्स हैं जिसे आपको बताने की हमें आवश्यकता किया गया है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सम संख्या में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? 2, 4, 6, 8 ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए वो सम संख्या होती है। विषम संख्या जो 2 से डिवाइड न हो, 1, 3, 5, 7, 9, 11। आप इसे कहाँ तक लिखेंगे? आप 100 तक जाएंगे दोनों संख्या को, ये 99 तक जाएंगे या 100 तक जाएंगे। बात समझ में आ गया? दोनों संख्या की संख्या कितनी है? 50-50 दोनों है। तो 1 से लेकर 100 तक की संख्या में 50 सम संख्या है और 50 विषम संख्या है, सब लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है अभाज्य। अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है? जैसे 2 के 2 गुणनखंड हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13। एक चीज ध्यान रखिएगा, 2 गुणनखंड, सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड, यही इसका कॉन्सेप्ट है। 1 इसमें नहीं आता क्योंकि 1 में सिर्फ एक ही गुणनखंड 1 होता है, लेकिन 2 में कितने गुणनखंड होंगे? एक 1 तो होगा ही और 2 स्वयं होगा, इसलिए 2 अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि 2 के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। आप इसमें किसी को देखिए, या तो यह 1 से कटेगा या तो ये स्वयं से कटेगा, बाकी किसी नंबर से कटेगा नहीं। तो एक ऐसा नंबर जो अपने और स्वयं के अलावा किसी नंबर से ना कटे, मतलब 1 और स्वयं के अलावा 1 और स्वयं के अलावा किसी भी नंबर से ना कटे, तो उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो 13 हो गया, 17 हो गया, 19, 100 तक लिख। अभाज्य संख्याओं को हमने 100 तक लिख दिया है। 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 100 के अंदर कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 25। अब इसमें आप ध्यान दें, इसमें जो है 50 से कम कितनी है? 50 से कम 10 है, 15 हैं, और 50 से ज़्यादा कितनी है? 50 से ज़्यादा 10 हैं। तो कुल मिला करके कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब एक चीज़ और हम आपको बता दें, इसमें ट्विन प्राइम क्या होता है, जुड़वा प्राइम क्या होता है। तो सबसे पहले आप ध्यान दें, 3, 5 ये जुड़वा प्राइम है। 5 में से 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा, तो 3, 5 ये जुड़वा प्राइम हो गया। और क्या हो जाएगा? 5, 3। तो जुड़वा अभाज्य संख्या या ट्विन प्राइम, जुड़वा अभाज्य संख्या 3, 5, 5, 3 और क्या हो जाएगा? 11, 13, 5, 7 भी होगा, 5, 7 भी होगा, 11, 13 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? 17, 19 हो जाएगा, 29, 31 हो जाएगा, मतलब जिसका डिफरेंस 2 आ जाए। और क्या हो जाएगा? 41, 43 हो जाएगा। ये आप ढूंढ करके लिख सकते हैं, 41, 43। और क्या हो जाएगा?
61, 71, 73, ठीक है, और तो नहीं दिख रहा है। 71, 73, 59, 60, 61 ये भी है, 59, 61 भी है, 59, 61 और क्या है 71, 73। तो इसको भी काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुल कितने जुड़वा अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी? तो कुल लगभग 9 आ रहा है। तो आप इसे एक बार अपने स्तर से देख लीजिएगा, 9 जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। अब बात करते हैं हम कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं की। भाज्य संख्या क्या है? तो ऐसी संख्या जो अभाज्य न हो वो भाज्य हो जाएगा। जैसे ये 2 3 हो गया, तो भाज्य संख्या कहाँ शुरू होंगी? 4, फिर 6, फिर 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, अभाज्य है तो नहीं होगा, 18। इस तरह से जितने भी नंबर्स हैं सब भाज्य हो जाएंगे। लेकिन 1 एक ऐसा नंबर है न तो अभाज्य है न तो भाज्य है, ठीक है। अब आप हमें बताएं कि भाज्य संख्या की संख्या कितनी होगी? भाज्य संख्या की कुल संख्या कितनी होगी 100 के अंदर? तो 100 के अंदर अगर हम बात करें तो 25 थे तो अभाज्य संख्या है, तो बचा 75। 75 भाज्य होना चाहिए, लेकिन 1 न तो अभाज्य है न तो भाज्य है, तो 1 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 74। तो भाज्य संख्या की संख्या कितनी हो जाएगी? 74 हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा जाता है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य संख्या 2 होगी, क्योंकि अभाज्य संख्या में फिर कोई सम नहीं है, सिर्फ 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम है और वो सबसे छोटी भी है। तो सभी अभाज्य संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इस तरह से जो है आपको हमने पूरा संख्या की समझ विकसित कराया। अगर आपको हमारा चैनल या हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा जितने भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ओके, थैंक यू।